बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इज़ी लर्निंग विद अवैस में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग बेसिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो अकाउंट में सबसे पहले पॉइंट पे हम देखेंगे कि एन अकाउंट इज़ एन इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कि ये एक इनफरादी खाता होगा अकाउंटिंग का। और इसमें हम क्या देखेंगे, ऑफ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन अ स्पेसिफिक एसेट लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी, जो कि हमें किसी ख़ास एसेट लायबिलिटी या ऑनर्स इक्विटी आइटम जो होंगी उनके बारे में मालूमात फराहम करेगा। और इसमें मज़ीद हम ये देखेंगे कि एक कंपनी विल हैव सेपरेट अकाउंट्स फॉर सच आइटम्स एज कैश, सैलरीज, एक्सपेंस, अकाउंट्स पेबल एंड सो ऑन, कि जो कंपनी होगी उसमें ये आइटम्स जो हैं वो कैश, सैलरीज, एक्सपेंस और अकाउंट्स पेबल्स वगैरह वगैरह जो भी इसके अलावा होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होंगे या अकाउंट रिसीवेबल होंगे, इसी तरह के मज़ीद जो भी आइटम्स होंगे उनके लिए अलग-अलग से एक अकाउंट मेंटेन होगा, जिसमें उसमें होने वाले अज़ाफ़े और उसमें होने वाली कमी सब के बारे में मालूमात मौजूद होंगी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो भी हम मेंटेन करते हैं उनका क्या किरदार है। तो सबसे पहले नंबर पे जो इसका फ़ायदा है वो ये होगा कि इट एस्टेब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स एंड ट्रांजैक्शंस, कि ये हमारे एसेट्स जो भी हमारे पास मौजूद होंगे और जो हमने ट्रांजैक्शंस की हैं उनके बारे में एक एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है, कि हमने एसेट्स में अगर इजाफ़ा हुआ है, कमी हुई है, जो हमने लेन देन किया है वो किस बिना पे हुआ है, किससे हुआ है, कितना हुआ है, वो सारी ये अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, कीप्स ट्रैक ऑफ रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़, इसके ज़रिए हमें अपनी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, उनका एक रूटीन वाइज जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद होगा। उसके बाद ऑब्टेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन, और इससे हम जो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा उससे हम किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात हमें जो है वो मिल सकेंगी, कि ये ट्रांजैक्शन किससे हुई, कितनी अमाउंट की हुई, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, डे टू डे या मंथली या क्वार्टरली, या जिस बेस पे हम उस ट्रांजैक्शन को देखना चाहेंगे कि इसकी क्या हमारे पास इन आउट हो रहा है, कमी बेशी कैसे हो रही है, अमाउंट क्या है, किस डेट को कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, सारी डिटेल हम इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख सकेंगे कि एवेलुएट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस विद इन कंपनी, के कंपनी की अंदरूनी तौर पे एफिशिएंसी और उसके परफॉर्मेंस लेवल की एवेलुएशन करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज़ होंगे। नेक्स्ट है कि मेंटेन्स एविडेंस ऑफ अ कंपनीज बिजनेस एक्टिविटीज़, कंपनी के जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सब के बारे में, आया वो लेन देन की है, वो एसेट्स के बारे में है, वो एक्सपेंसेस के बारे में है, ओनर्स इक्विटी के बारे में है, ड्राइंग्स हैं यानी बिज़नेस के मालिक ने कुछ निकलवाया है उसके बारे में, सारा वो एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी कि इतने इसके अखराजात हैं, इतने इसके पास एसेट्स हैं, इतने इसने कस्टमर्स से लेने हैं, इतने कस्टमर्स को देने हैं। वो सारा जो डाटा हमें प्रोवाइड करेगा वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। तो डेबिट जो है हमारी वो लेफ़्ट हैंड साइड जो होती है किसी भी अकाउंट की वो डेबिट, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट होती है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जो समझने के लिए वो हम देखते हैं। फर्स्ट है द टर्म डेबिट मींस लेफ़्ट एंड क्रेडिट मींस राइट रिस्पेक्टिवली, कि डेबिट जो है इसका मानी है लेफ़्ट और क्रेडिट का मानी है राइट। The act of entering an amount on the left side of an account is called debiting the account, and making an entry on the right side is crediting the account, कि जब भी हम किसी अमाउंट को किसी अकाउंट के
लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम उस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, और जब भी हम किसी अमाउंट को किसी अकाउंट के राइट साइड पे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन द डेबिट अमाउंट exceeds the credit, an account has a debit balance. When the reverse is true, the account has a credit balance. कि जब भी किसी अकाउंट का बैलेंस करते हुए हम देखेंगे कि डेबिट साइड जो है उसका बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट से, तो हम कहेंगे कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, डेबिट बैलेंस है। और जब भी हम बैलेंस करें और अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है, अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाए डेबिट साइड से, तो इसका मतलब होगा कि उस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम को, कि अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम क्या है। वैसे भी हम अपनी डेली रूटीन में देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन जब हम करते हैं तो उसमें दो काम हो रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने अगर कोई मोबाइल परचेज़ किया है तो उसमें हम एक तरफ मोबाइल ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम दुकानदार को रकम दे रहे हैं। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक तो एसेट हमारे पास मोबाइल आ गया और दूसरी तरफ एक एसेट है हमारे पास कैश, उसमें हमारे पास कमी हो रही है, और जो मोबाइल एसेट है उसमें हमारे पास इजाफा हो रहा है। तो यही चीज़ इधर हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। एक अकाउंट में इजाफा होगा और साथ ही दूसरे अकाउंट में कमी वाक़या होगी। तो इस तरह से उसका फ़ौरन ही अफेक्ट होके तो वो जो उसका बैलेंस है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों साइडों का बराबर रहेगा। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें है हमारी स्लाइड के मुताबिक, इन अ डबल एंट्री सिस्टम इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर मेड इन द अकाउंट्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, के हर अकाउंट में बराबर रकम से डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हर ट्रांजैक्शन के लिहाज से की जाती है। Thus, the total debits will always equal the total credits and the accounting equation will always stay in balance. इस तरह से टोटल जो डेबिट और टोटल क्रेडिट का बैलेंस है वो हमेशा बराबर रहता है। नीचे हमने इक्वेशन भी लिखी हुई है जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन जानी जाती है, कि जो टोटल एसेट्स होते हैं वो ऑलवेज़ इक्वल होते हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। इक्विटीज़ वो कैपिटल, वो सरमाया जो कारोबार करने वाला फ़र्द या अफराद लगाते हैं कारोबार में, वो इक्विटी होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा कारोबार कर रहा है तो उसकी इक्विटी, उसकी ऑनर्स इक्विटी फ़र्द वाहिद की हो जाएगी। पार्टनरशिप है तो वो 2 3 4 जो पार्टनर हैं वो इधर लिखे जाएंगे, और अगर वो कॉरपोरेशन है तो वो उसका जो कैपिटल शेयर्स की वैल्यू है वो हिसाब से इधर ऑनर्स इक्विटी में लिखी जाएगी। लाइबिलिटीज़ जो उसके देने वाले हैं, अखराजात जो उसने उधार लिया हुआ है, वो सारी उसकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इधर मेंशन होंगी। इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। एसेट्स में जो कोई उसके पास बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट और इसी तरह के जो भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड हैं, करंट एसेट हैं, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ऑफिस सप्लाइज़ हैं, वो सारे इधर हम शो करेंगे। और उसके अलावा जो नॉन टेंजिबल एसेट्स वगैरह हैं वो भी इसी में, टेंजिबल नॉन टेंजिबल जो भी हैं वो एसेट्स में आएंगे। और जो एसेट्स का टोटल है, एसेट साइज का, तमाम एसेट्स का टोटल करने पर जो बैलेंस आएगा वो बराबर होगा लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी या इक्विटीज़ का जो बैलेंस इकट्ठा होगा उसके बराबर आएगा ये। अब हम देख लेते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट जो हैं वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को कैसे अफेक्ट करते हैं। कि अगर एसेट्स में इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा। और इसके बरक्स अगर एसेट्स में कमी होगी तो वो क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटीज़ में
इजाफ़ा होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे हम। यानी एक अगर हम एसेट्स के हिसाब से देखें तो एसेट इंक्रीज़ होने पे डेबिट होंगे और लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट होंगी। इसी तरह अगर एसेट्स में कमी होगी तो इसे हम क्रेडिट करेंगे और अगर लायबिलिटीज़ में कमी होगी तो इसे हम डेबिट करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स भी वाज़ह कर दिए हैं कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अफेक्ट्स अकाउंट्स एज फॉलो। जैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, उसी के हिसाब से हमने इसे लिख दिया है, बना दी है स्लाइड कि एसेट्स जो हैं अगर इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट और अगर एसेट्स जो हैं डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। इसी तरह लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट होंगी और अगर इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी। ओनर्स इक्विटी भी लायबिलिटीज़ ही की तरह अगर डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट और अगर इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल बैलेंसेस के हवाले से कि एवरी अकाउंट क्लासिफिकेशन हैज़ अ नॉर्मल बैलेंस, कि हर अकाउंट का एक नॉर्मल बैलेंस होता है, वेदर इट इज़ अ डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यानी कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जिनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है और कुछ ऐसे हैं जिनका क्रेडिट होता है। जैसे कि एसेट्स जो हैं इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है और इसी तरह लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटीज़ का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होगा। फॉर दैट पार्टिकुलर अकाउंट द अपोजिट साइड इंटरेस्ट शुड नेवर एक्सीड द नॉर्मल बैलेंस। इस ख़ास मकसद के लिए जो उस अकाउंट के अपोजिट साइड पे एंट्रीज दी हुई हैं उनका जो बैलेंस है वो नॉर्मल बैलेंस से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमने बिल्डिंग ली है 50,000 की तो हमारे वो एसेट एक तरफ तो बिल्डिंग एसेट में इजाफा होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे 50,000 से। तो बिल्डिंग ख़रीदने के लिए हमने कैश जो 50,000 दिया है वो हमें कमी हुई है एसेट में, कैश में, तो हम उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में कैश में 50,000 क्रेडिट कर देंगे। यानी जितनी अमाउंट से उस अकाउंट में इजाफा हुआ है या जितनी अमाउंट का वो एसेट है उतनी ही अमाउंट का दूसरा एसेट हम डालेंगे। ये नहीं कि कैश को हम 60,000 से क्रेडिट कर दें, बल्कि दूसरा अकाउंट भी जो है वो उसी अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। दोनों की एंट्री जो है वो सेम अमाउंट से होगी। इस स्लाइड में हमने नॉर्मल बैलेंसेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के क्या होते हैं वो दिखाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर एसेट्स में लेफ़्ट हैंड साइड पे इंक्रीज़ और राइट हैंड साइड पे डिक्रीज़, और एसेट्स का हमेशा नॉर्मल बैलेंस क्या होगा जी, डेबिट होगा। नीचे लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ का हमेशा नॉर्मल बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट होगा और इसे हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, इंक्रीज़ जो होगी लायबिलिटीज़ में वो भी क्रेडिट करने से, और इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा लायबिलिटीज़ का। और जो नॉर्मल बैलेंस होगा ओनर्स इक्विटी का या ओनर्स के कैपिटल का, वो भी लायबिलिटीज़ ही की तरह हमेशा क्रेडिट होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि एसेट्स के बैलेंसेस हमेशा इंक्रीज़ डेबिट साइड पे होते हैं और लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के जो बैलेंसेस होते हैं उन्हें इंक्रीज़ करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह इनके हमेशा जहाँ जहाँ इनकी इंक्रीज़ आ रही है उसी नॉर्मल बैलेंसेस भी वही हैं। जैसे एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा जो है वो डेबिट और लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। इसके बाद ऑनर्स ड्राइंग, यानी जो एक कारोबार का मालिक पैसे निकलवाता है अपने कारोबार से उसे ड्राइंग बोलते हैं, ऑनर्स ड्राइंग बोलते हैं। उसका भी नॉर्मल बैलेंस जो है एक्सपेंसेस की तरह हम ट्रीट करेंगे कि उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो हमेशा डेबिट होगा। ऑनर्स ड्राइंग के बाद आता है रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस का इफ़ेक्ट डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से, कि अगर रेवेन्यूज़ या एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस एसेट्स की तरह ट्रीट होंगे और रेवेन्यूज़ जो हैं वो लायबिलिटीज़ की तरह ट्रीट होंगी। एसेट्स की तरह जब हम एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे तो जब भी एक्सपेंस में
इजाफ़ा होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, और जब भी एक्सपेंस में कमी होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह जो रेवेन्यूज़ हैं उन्हें हम जब भी इजाफ़ा होगा तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, और जब भी उनमें कमी वाक़या होगी तो उन्हें डेबिट किया जाएगा। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस का किया जाता है। नेक्स्ट हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स का इफ़ेक्ट देख लेते हैं। बेसिक जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर, कि जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, तो एसेट में इजाफ़ा होगा तो डेबिट करेंगे, और अगर कमी होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह लायबिलिटीज़ में अगर इजाफ़ा होगा तो इसे क्रेडिट किया जाएगा, और अगर कमी होगी तो इसे डेबिट किया जाएगा। ओनर्स इक्विटी जो हैं वो भी लायबिलिटीज़ की तरह ही ट्रीट होंगी, कि इन्हें अगर इजाफ़ा होगा ओनर्स इक्विटी में तो क्रेडिट, और अगर कमी होगी तो डेबिट किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नंबर ओनर्स ड्राइंग का। जो ओनर्स ड्राइंग होती है इससे हम माइनस करते हैं ओनर्स के कैपिटल से यानी ओनर्स के कैपिटल से ये बैलेंस शीट में जब हम इसे लिखते हैं तो ओनर्स कैपिटल में से लेस हो जाती है ओनर्स ड्राइंग, उतना ओनर का कैपिटल जो है वो कम हो जाता है। और एंट्री में हम इसे करते हैं वही एक्सपेंसेस और एसेट्स वाला ट्रीटमेंट है इसका ओनर्स ड्राइंग का, कि इजाफे की सूरत में डेबिट, और जब इसमें कमी वाक़या होती है तो इसे क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह अगर हम कहें कि रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ सेम एज़ इट इज़ लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी की तरह ट्रीट होती हैं, और इन्हें इजाफे की सूरत में क्रेडिट और कमी की सूरत में डेबिट किया जाता है। जो रेवेन्यूज़ होती हैं इन्हें बैलेंस शीट में हम ओनर्स कैपिटल में प्लस कर देते हैं, ओनर्स कैपिटल में प्लस करते हैं, उतने से उसका ओनर का कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है एसेट्स की तरह, यानी इजाफे की सूरत में डेबिट और कमी की सूरत में क्रेडिट, और बैलेंस शीट में ये माइनस हो जाते हैं रेवेन्यूज़ से। यानी अगर हम ये कहें कि जो ओनर्स इक्विटी है इसमें हम जो ओनर का कैपिटल होगा अपनी पूरी जो हम बना रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, उसमें से देखते हुए हम जो ओनर्स का कैपिटल होगा उसमें से ड्राइंग को माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और जो रेवेन्यू होगी उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद अब हम देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स के बारे में, कि अकाउंटिंग पीरियड्स जो हैं वो क्या होते हैं। टाइम पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड टू प्रोवाइड यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद टाइमली इंफॉर्मेशन। नेट इनकम इज़ मेजर्ड फॉर रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कि टाइम पीरियड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन की किसी अदारे की एक ख़ास वक़्त के लिए। तो नेट इनकम जो है वो छोटे अरसे के लिए जो कारोबार की वर्किंग कैपेसिटी है या उसकी अर्निंग कैपेसिटी है उसके बारे में हमें बताती है कि क्या कारोबार हुआ, इसमें क्या हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया, कारोबार प्रॉफिट में है लॉस में है, उसमें उसके बारे में बताती है हमें इनकम स्टेटमेंट छोटे पीरियड में। टाइम पीरियड प्रिंसिपल के बाद है द रियलाइजेशन प्रिंसिपल व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू। कि रेवेन्यू जो है उसे हम कब अंदराज करेंगे, लिखेंगे। रियलाइजेशन प्रिंसिपल में रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड। जब चीज़ें बेच दी हैं या सर्विसेज मुहैया कर दी हैं तो उसी पीरियड में वो रेवेन्यू आपकी जनरेट हो गई हैं। आया आपने वो रकम हासिल कर ली है या नहीं की, लेकिन उसका अंदाज़ हम रेवेन्यू में करेंगे उसी मुतल्लिका पीरियड में जिसमें हमने वो सर्विसेज फराहम की हैं या चीज़ें बेची हैं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल के बाद है जी द मैचिंग प्रिंसिपल व्हेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। के एक्सपेंसेस जो हैं उनका अंदाज़ कब होगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल में हम देखेंगे एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर यूज्ड अप। एक्सपेंस उसी मुतल्लिका पीरियड में हम शो करेंगे, अंदाज करेंगे जिसमें कि वो हुआ है। जिस तरह आमदन के लिए हमारे पास
रियलाइजेशन प्रिंसिपल है, इसी तरह एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल है। आमदन भी उसी पीरियड में शो की जाएगी जिसमें हमने वो चीज़ें बेच के आमदन हासिल की है या हमने सर्विसेज फ्राहम करके आमदन हासिल की है। इसी तरह एक्सपेंसेस जो हैं वो भी उसी पीरियड में हम शो करेंगे जिसमें कि वो इनकर हुए हैं, ना कि हम पहले ही कोई एक्सपेंस शो कर देंगे जो अभी मुस्तकबिल में होना है, और ना ही ऐसे हम करेंगे कि जो पिछले पीरियड के एक्सपेंसेस है वो हम मौजूदा पीरियड में अंदराज करें। अब हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। द बेसिक स्टेप्स इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस आर: नंबर 1, एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन फॉर इट्स इफ़ेक्ट ऑन द अकाउंट्स। सबसे पहले हम हर जो ट्रांजैक्शन है उसको एनालाइज करेंगे, तजिया करेंगे कि ये कौन कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है। इंटर द ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन इन अ जर्नल। जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जो हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है उसे हम जर्नल में इंटर करेंगे। जर्नल जो हमारा बेसिक फर्स्ट स्टेप है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, और इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। नंबर 3 पे है ट्रांसफ़र द जर्नल इंफॉर्मेशन टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट्स इन द लेजर बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी जो ओरिजिनल एंट्री की बुक है वो जर्नल और जो बुक ऑफ अकाउंट है वो लेजर होता है। तो जर्नल से हम वो एंट्री उठा के जौन से अकाउंट को वो अफेक्ट कर रही है उस अकाउंट में, मुतलका अकाउंट में पोस्ट कर देंगे उस एंट्री को। ये है हमारा तीसरा स्टेप। इसके बाद हम देखते हैं जर्नल कि जर्नल क्या है। ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ जर्नल बिफोर बीइंग ट्रांसफर टू द अकाउंट्स यानी बुक ऑफ अकाउंट्स जो लेजर हैं उनमें ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट को पोस्ट करने से पहले हम जो ट्रांजैक्शन होती है उसको पहले जर्नल में इंदराज करते हैं। तो जर्नल में इंदराज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एवरी कंपनी हैज़ अ जर्नल विच कंटेन्स। जर्नल जो होता है उसमें क्या फॉर्मेट होता है, स्पेसेस फॉर डेट्स, उसमें डेट्स के लिए सबसे पहले तारीख लिखने के लिए जगह छोड़ी होगी। उसके बाद अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, अकाउंट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं उस हमारी ट्रांजैक्शन में उनके लिए डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर्स की जगह छोड़ी होगी, और नीचे नरेशन लिखने के लिए नेक्स्ट कॉलम होगा रेफरेंसेस में कि हमारे कौन से लेजर का कौन सा नंबर है या इनवाइस नंबर कौन सा है जिसके तहत ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जर्नल में, उसके रेफरेंसेस होंगे। और उसके बाद 2 कॉलम होंगे डेबिट और क्रेडिट का जिसमें अमाउंट्स लिखी जाएंगी कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो कितनी अमाउंट से वो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है वो हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब जो जर्नल में एंट्री दर्ज करने का अमल है उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। इसके बारे में हम देखते हैं अपनी स्लाइड में। एंटरिंग ट्रांजैक्शन डाटा इन द जर्नल इज़ नाउन एज जर्नलाइजिंग, कि जो ट्रांजैक्शन का डाटा है उसे जर्नल में लिखने को जर्नलाइजिंग कहते हैं। सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर लेन देन के इंदराज के लिए अलग से एंट्री करेंगे, और एक कंप्लीट एंट्री कंसिस्ट ऑफ, एक जो मुकम्मल एंट्री है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो हम पहले जर्नल में भी देख के आए हैं कि उसके फॉर्मेट के हिसाब से हमने पढ़ा है। अभी ये 3 चीज़ें लाजमी तौर पे कंप्लीट एंट्री में हम लिखेंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद दी अकाउंट्स एंड अमाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तीसरे नंबर पे इसे हम नरेशन बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे जो 2 चीज़ें हमने देखी हैं, अकाउंट्स एंड अमाउंट्स, कितनी अकाउंट से कौन सा अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है वो लिखेंगे। ये तीनों पॉइंट्स मुकम्मल कर लेने के बाद हमारी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी, यानी हमारा जर्नलाइजिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। If an entry involves only 2 accounts, 1 debit and 1 credit, it is considered a simple entry। कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2 अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट और होगा दूसरा क्रेडिट
और तो ऐसे एंट्री को हम कहेंगे जी कि ये सिंपल एंट्री है। जैसे कि नीचे इसी डेफिनेशन के नीचे जर्नल की एक फॉर्मेट में एक एंट्री दिखाई गई है कि कैश 20,000 से डेबिट हुआ है और कैपिटल जो है ऑनर्स इक्विटी वो 20,000 से क्रेडिट हुआ है। इन्वेस्टेड कैश इन द बिज़नेस में कैश लगाया गया है जी 20,000, वो ऑनर का कैपिटल बन गया, ऑनर्स इक्विटी में इजाफे की सूरत में उसे क्रेडिट कर दिया, और कैश जो है उसमें इजाफा हुआ है क्योंकि बिज़नेस में कैश आया है तो वो 20,000 से हमने डेबिट कर दिया। एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट हो गया। इसके बाद है कंपाउंड जर्नल एंट्री के व्हेन 3 or more accounts are required in one journal entry, the entry is referred to as a compound entry। कि जब किसी ट्रांजैक्शन में 3 या इससे ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एंट्री कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होंगे, तो इसे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड एंट्री है। और अगर सिर्फ 2 होंगे, जो जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, 2 अकाउंट्स ही इन्वॉल्व होंगे तो वो सिंपल एंट्री होगी। 2 से ज़्यादा 3, 4 जितने भी हो जाएं फिर वो कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट इसका क्या होता है। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है जर्नल में कि परचेज ट्रक फॉर कैश विद बैलेंस ऑन अकाउंट, के एक इक्विपमेंट है, डिलीवरी इक्विपमेंट ट्रक वो ख़रीदा गया है जिसमें उसने कुछ कैश पे किया है और बाकी उसने उधार किया उनसे। तो ये 3 अकाउंट हो गए हैं ये कंपाउंड एंट्री। डिलीवरी ट्रक इक्विपमेंट जो है वो 14,000 से डेबिट और कैश 8,000 दिया है तो 8,000 कैश एसेट में कमी होगी, इसे क्रेडिट कर दिया। और अकाउंट्स पेएबल जो हमने देना है, हमारी लायबिलिटी है हमारे साथ, उसमें इजाफा हुआ है तो लायबिलिटी में इजाफे की सूरत में हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने अकाउंट्स पेएबल को 6,000 से क्रेडिट कर दिया है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है अकाउंटिंग बेसिक्स के बारे में। आज हमने ये जाना कि अकाउंट्स में जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी लर्निंग के हिसाब से हमें पहले सीखनी पड़ती हैं। कोई भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट शुरू करने से पहले वो चीज़ें हमने तफसील से देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अकाउंटिंग साइकिल जो है उसे डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी देखने के लिए और उसके बर वक्त वीडियो के नोटिफिकेशन के हसूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करके सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया।